नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि सामान्यतः हमने क्या क्या देख लिया है अभी तक। बिहार का संपूर्ण भारत का भूगोल, संपूर्ण बिहार का भूगोल हमने एक वीडियो में देखा है। संपूर्ण बिहार के भूगोल के बाद संपूर्ण बिहार का इतिहास हमने देखा है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब संपूर्ण बिहार की अर्थव्यवस्था को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विशेष रूप से बजट में क्या चीज़ें रही हैं उनको भी यहाँ पे हम जो है आप सबके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जैसे अर्थव्यवस्था की बात आती है तो बिहार विशेष की जब हम बात करते हैं तो बिहार की कृषि हो गई, बिहार के उद्योग हो गए, बिहार के खनिज संसाधन हो गए, बिहार में स्वास्थ्य कैसा है, बिहार में परिवहन सेवाएं कैसी हैं, इन सब को समग्रता से हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था यदि हम बहुत डिटेल में जाएं तो एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं जहां से प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा विशेष सेशन है, तो हमारा प्रयास है कि प्रारंभिक परीक्षा के उन बिंदुओं को हम अवश्य कवर करें जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार बनते हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बजट से जोड़कर हम यहाँ पे कृषि देखने वाले हैं, यहाँ पे हम स्वास्थ्य देखने वाले हैं, यहाँ पर हम उद्योग देखने वाले हैं, यहाँ पे हम खनिज संसाधनों को देखने वाले हैं, यहाँ पे नगर एवं ग्रामीण विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या चल रहा है उसको देखने वाले हैं। साथ ही साथ परिवहन के अंतर्गत क्या चीजें हो रही हैं उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिहार से संबंधित इस कक्षा में आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र करेंगे, और आपसे अनुरोध है क्योंकि पीडीएफ के चक्कर में ना रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ आप देखेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा पीडीएफ का, उससे जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि इसी कक्षा से सीख कर जाएं, इसी कक्षा से ज़्यादातर चीज़ें लेकर जाएं। पीडीएफ में कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा कि आप उसको स्वयं से देख लीजिएगा, तो उस जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आपको उसको स्वयं से देखना है। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे बजट भी है, बजट का भी निचोड़ इसमें है, आर्थिक सर्वेक्षण का भी निचोड़ इसमें है। लेकिन हम सबसे पहले जो अपनी चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं, अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे कृषि से लेकर, कृषि के बाद उद्योग, उद्योग के बाद परिवहन, परिवहन के बाद खनिज, इस तरह से चीज़ों को हम देखने वाले। तो सबसे पहले जो चर्चा प्रारंभ होगी बजट से नहीं प्रारंभ होगी, आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं प्रारंभ होगी, बल्कि ये चर्चा बिहार के कृषि से हम शुरू करेंगे और कृषि से जुड़े हुए फैक्ट को हम बजट से जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए अब बिहार में हम सबसे पहले जो चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि से प्रारंभ करने वाले हैं, तो सबसे पहले कृषि से संबंधित जानकारी करते हैं। और आप जानते हैं जब बात आती है सिंचाई परियोजनाओं की, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में डिटेल से जानकारी किया है, तो वहाँ से हमें उनको देखने की ज़रूरत है। जो भूगोल की कक्षा थी उसमें सिंचाई से संबंधित जितनी परियोजनाएं बिहार में चल रही हैं उनकी चर्चा हमने किया था। तो सबसे पहले कृषि और सिंचाई को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब इसमें आप देखोगे, क्योंकि इसको हम कृषि को जो एक एक टॉपिक जो हम जोड़ रहे हैं, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, इन सबको हम बजट से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल होगा जो बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ होगा। तो आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान है। तो एक फैक्ट यहां से ये मिल गया कि वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान था। यह आपको पता होना चाहिए। यह देखते हुए कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान औसतन 6% है, लोगों की आमदनी और पोषण संबंधी सुरक्षा बढ़ाने में भी इसका काफी महत्व है। तो यहां से दो फैक्टर हमें देखने को मिले, कौन सा, कि कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% हिस्सा है, और इसी में हमें देखने को मिला कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो पशुधन का योगदान है, पशुधन का जो योगदान है वो 6% है। ये दो फैक्ट आपको मिले हैं, ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछे जाने हैं। अब आप इसके नोट्स जो है अपनी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो वर्ष 2018-19 में राज्य का सकल शस्य क्षेत्र
74.06 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। यह भी आपको याद रखना है कि वर्ष 2018-19 में राज्य का सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बोला गया है कि वर्ष 2019-20 में 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन करके राज्य ने बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो याद रखना है कि वर्ष 19-20 में जो ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लें, बजट की बात कर लें, उसका निचोड़ यहां पर दिया हुआ है। तो याद रखना है कि वर्ष 19-20 में 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन राज्य में हुआ है। यह आपको पता होना चाहिए। कुल खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक 3 फैक्ट हमने देखे। पहला हमने देख लिया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का कितना हिस्सा है। फिर हमने देख लिया राज्य घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का कितना योगदान है। फिर हमने देखा कि सकल शस्य क्षेत्र जो है वो 74.06 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। वर्ष 2019-20 की यदि हम बात करें तो 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी के आगे बढ़ेंगे और अन्य फैक्टर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़कर अन्य फैक्टर को हम देखते हैं कि अन्य क्या फैक्ट हैं, और जितने भी फैक्ट हैं इसको एक नोट्स बनाकर साथ साथ नोट करते चलिएगा। यदि साथ साथ नहीं नोट कर पाते हैं वीडियो दोबारा देखिएगा और इसको एक एक करके चीज़ों को नोट करिएगा, या क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप पढ़ते पढ़ते आप इसको साथ साथ आगे बढ़ें और जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उस फैक्ट को आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम चीजों को देखने वाले हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, ये तो हो गया, खाद्यान्नों का उत्पादन हो गया। फिर बात आई है 7 निश्चय की। बिहार राज्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 निश्चय क्या हैं अभी आगे हम बताएंगे, और इसी के अंतर्गत एक यह भी है कि हर खेत को पानी। इसके अनुसार राज्य सरकार की राज्य के हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। सबसे हाल के कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 में जैविक कृषि और बेहतर जल प्रबंधन व्यवहारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि की संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया गया है, जो बिहार में दूसरी हरित क्रांति का कारण बने। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या चीजें बोली गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कृषि का रूपांतरण संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी के 2030 के लिए तय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण घटक है। यहां पर आपने देखा कि यहां पे जो कृषि की बात हम कर रहे हैं बिहार से संबंधित, उसमें आप देख रहे हो कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एसडीजी के जो लक्ष्य हैं 2030 के, जो हमें प्राप्त करना है, उसकी दिशा में, उसके प्राप्त करने की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, जिसमें क्या शामिल है, भूख और गरीबी मिटाने के लिए वैश्विक आह्वान किया गया था। मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति की अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और गरीबी न्यूनीकरण में सहायता करने के लिए कृषि का तेज विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो एसडीजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनमें भूखमरी से निजात पाना शामिल है। उसमें सभी को आप कह सकते हो कुपोषण दूर करना, जैसे आप कह सकते हो, ये सारी चीजें हैं। भूख और गरीबी मिटाना उसमें प्रमुखता से एक आप कह सकते हो एसडीजी के विकास लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और इसी की दिशा में कार्य करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें नई नई तकनीकों के माध्यम से उत्पादन को बेहतर करना होगा। साथ ही साथ जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था नहीं है वहाँ राज्य जो है सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। तथा इसमें यह भी बोला गया है कि यदि हमें आर्थिक विकास तेजी से करना है तो हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित करनी होगी, और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जब बात आती है तो आपको याद आना चाहिए एक संस्था, और वो संस्था जो है क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि जब हम कृषि, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही विदेशी मुद्रा और हम पढ़ रहे हैं कृषि, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि खाद्यान्नों से संबंधित निर्यात,
कृषि से संबंधित निर्यात, कृषि और उनसे जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनसे संबंधित निर्यात। तो जब हम निर्यात करेंगे तभी तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। आप देखते होंगे विभिन्न जीआई टैग बिहार में भी दिए गए हैं, जैसे कतरनी चावल हो गया, जैसे लीची हो गया। तो इस तरह के जो जीआई टैग दिए, जैसे मगही पान हो गया, तो जीआई टैग जो दिए गए हैं वो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो रेयर होती है, उस क्षेत्र विशेष की वो पहचान होती है। और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत से ज़्यादा कृषि क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को हम निर्यात कर सकें। और इसी के लिए आप देख रहे होंगे कि जीआई टैग भी कहीं ना कहीं, जो जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिलता है उनको वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिलती है और उनकी मांग भी बढ़ती है। और जैसे कि बिहार की लीची हो गई, लीची की मांग विदेशों में भी है, निर्यात भी, हम बाहर निर्यात भी करते हैं, तो इसके माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने उत्पाद वैश्विक स्तर पर इस, आप कह सकते हो, इस गुणवत्ता के बनाने हैं कि जो वैश्विक मानक है उनको आसानी से पालन हो सके, साथ ही साथ जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वैश्विक मार्केट में उनके उत्पादों से बेहतर उत्पाद हम बाजारों में पहुंचा सकें और इसके माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा यहां पे बताया गया है। अब देखिए यहां पे यदि आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारणी आपके पीडीएफ में है, जब आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जैसे दिया जा रहा है कृषि, वन एवं मत्स्य खेत। अब 2015-16 में इसका हिस्सा था 21.2%, 2016-17 में था 21.7%, 2017-18 में था 21.4%, और इसके बाद ये घटता चला गया और आपको देखने को मिलता है कि 19 में हुआ 18.7। तो इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कृषि, वन और मत्स्यन का जो हिस्सा है वो है 18.7%। इसी तरह फसल का दिया है, पशुधन का दिया है, वानिकी का दिया है, उत्पादन का दिया है, ठीक है। तो इस आधार पे चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये सारणी दी हुई है, ये सारणी आप देख सकते हैं। हालांकि सारणी से जुड़े हुए जो फैक्ट थे उनकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारणी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं। देखो, जो चीजें महत्वपूर्ण होंगी वहां पे अंडरलाइन कर दिया करूंगा, तो उसको आपको ध्यान से समझने की, देखने की जरूरत है। यहां पे बोला गया है बिहार मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बिहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो यह भी याद रखना, एक फैक्ट यह भी है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 28.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 75% श्रम शक्ति कृषि और सहवर्ती कार्यों में लगी है। और यहाँ पे जो श्रम शक्ति है 75% उसका हिस्सा कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में लगी हुई है, ये आपने देख लिया है। बिहार की शहरीकरण की दर महज 11.3% है। बिहार में शहरीकरण की जो दर है वो 11.3% है, यह भी आपको याद रखना है। राज्य का कृषिगत अनुभव अपनी जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराने की मुख्य भूमिका से आगे बढ़कर निर्भर श्रम शक्ति की बड़ी संख्या को आय और जीविका संबंधी सहायता देने को भी उसमें शामिल करने की ओर लक्षित है। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि बिहार की जो ज़्यादातर आबादी है, श्रमिक आबादी है, वो कृषि से लगी है। कृषि और उनसे आप कह सकते हैं संगत क्षेत्र हैं उनमें लगी हुई है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपने बिहार, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने बिहार के लोगों की ज़रूरतों के जितना कम से कम खाद्यान्न उत्पन्न कर सकें, इतना आपका होना ही चाहिए, क्योंकि हमें खाद्यान्नों के लिए किसी दूसरे राज्य पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके बाद जो हम अतिरिक्त यहाँ पे उत्पादन करते हैं उसके माध्यम से जो लाभ होता है सरकारों को, तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो निवेश है वो विभिन्न क्षेत्रों में होना चाहिए, जिससे जो एक बड़ी संख्या में श्रमिक, आप कह सकते हो बड़ी संख्या में जो लोग
कृषि से संबंधित क्षेत्रों में संलग्न हैं उनको कृषि से संबंधित क्षेत्रों से निकालकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पे कारखाने लगने चाहिए, उद्योग स्थापित होने चाहिए। जैसे जो लोग कृषि में, और कृषि में अधिक है, जनसंख्या का अधिक है, तो कृषि में जो लोग हैं वो शिफ्ट हो सकें, ये प्रयास होना चाहिए। और इसी को लेकर इसमें बजट में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है पिछले 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों के बीच सर्वाधिक 9.1% वृद्धि पशुधन में देखी गई। याद रखिएगा, पिछले 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों, कृषि के जो उप क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक जो वृद्धि है वो पशुधन में देखी गई। और कितना देखी गई? 9.1% देखी गई। उसके बाद 6.9% वानिकी में, उसके बाद 6.9% वानिकी में एवं काष्ठ उत्पादन में, और 6.6% जो है, ये यहाँ पे देखो त्रुटि है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 6.6% जो है ये मत्स्यन के क्षेत्र में, या जिसको आप बोलते हैं मत्स्याखेट के क्षेत्र में, मत्स्याखेट। ठीक है, तो 6.6% मत्स्याखेट के क्षेत्र में, और कह सकते हो, और 1.6% फसल के क्षेत्र में। तो फसल के क्षेत्र में 1.6%, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो त्रुटियां हैं जिससे आपकी गलतियां ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्या करना है? पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि के उप क्षेत्रों के बीच सर्वाधिक 9.1% वृद्धि पशुधन में, 6.9% वृद्धि वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन में। ठीक है, 6.6% वृद्धि मत्स्याखेट में, 6.6% वृद्धि मत्स्याखेट एवं जल कृषि में, मत्स्याखेट एवं जल कृषि में, और 1.6% वृद्धि, 1.6% वृद्धि फसल क्षेत्र में देखी गई। इसको आपको नोट करना है, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बजट की बात करते हो, जब आप आर्थिक समीक्षा की बात करते हो, जब आप मतलब इकोनॉमिक सेक्शन में जाते हो, इकोनॉमिक्स में जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? फैक्ट पूछा जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। जहाँ पे करेक्ट मैंने कराया है उसको करेक्ट पीडीएफ में कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है पीडीएफ आप रखो। ये पीडीएफ क्यों है? जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसका निचोड़ निकाल कर 1 से 2 पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें मेहनत लगी है तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिएगा, तो चीजें हमारे और आपकी दोनों की बेहतर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम पहुंचते हैं तो यहां पे बात हो रही है, यहां पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो बात हो रही है वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 9.7% योगदान फसल क्षेत्र का था, और उसमें 1.5% मत्स्याखेट एवं जल कृषि का था। तो ये भी याद रखना है, वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 9.7% योगदान फसल क्षेत्र का था, और उसमें भी 1.5% मत्स्याखेट और जल कृषि का था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। किस संदर्भ में याद रखना है? कि सबसे ज्यादा जो योगदान था वो 9.6% फसल क्षेत्र का था, और सबसे कम, ये उसमें कम नहीं, सबसे कम जो योगदान था वो 1.5% मत्स्याखेट एवं जल कृषि का था। ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा किसका था? योगदान किसका था? फसल क्षेत्र का था। सबसे कम योगदान किसका था? 1.5% मत्स्याखेट एवं जल कृषि का था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्ष 2018-19 में 51.67 लाख हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55.2% है। वहीं उस वर्ष सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था, जिसका अर्थ 144% फसल सघनता है। तो याद रखिएगा, फसल सघनता कितनी थी 2018-19 की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे फसल सघनता जो आपको देखने को मिल रही है 144% देखने को मिल रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और आगे आपको देखने को मिलता है कि वर्ष 2018-19 में विविध पेड़ों बागानों वाला क्षेत्र 2.48 लाख हेक्टेयर, विविध पेड़ों और बागानों वाला क्षेत्र 2.4 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। जबकि अस्थाई चारागाह, यहां पे नोट कर लीजिएगा, जबकि अस्थाई चारागाह की जब हम बात करते हैं उसका मात्र 0.2% हिस्सा था। साथ ही साथ राज्य में जो वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 6.22 लाख हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 6.6% है, और ये जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या याद रखना है, वर्ष 18-19 की बात हो रही है। विविध पेड़ों बागानों वाला जो क्षेत्र है वो 2.48 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। ठीक है, मतलब पेड़ों और बागानों वाला जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.7% क्षेत्र पर विस्तारित है। यदि अस्थाई चारागाह की बात करें तो अस्थाई चारागाह 0.2%, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 0.2% क्षेत्र पर अस्थाई चारागाह विकसित थे। कब? 2018-19 की बात हो रही है। ठीक है, वन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वन क्षेत्र 6.22 लाख हेक्टेयर थे, और यदि हम बात करें राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के तो बिहार में 2018-19 आर्थिक समीक्षा 2018-19 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ दो चीजें मिसिंग हैं तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे बात हो रही है पेड़ों और बागानों वाला क्षेत्र 2.48 लाख हेक्टेयर, जो राज्य के कुल प्रतिशत का 2.7% है, जबकि अस्थाई चारागाह 0.2% क्षेत्र पर, वन क्षेत्र 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर, जो कि 6.6% हिस्सा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात हो रही है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे क्या बोला जा रहा है कि वर्ष 2018-19 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो थी वो 21.5 हेक्टेयर थी। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। ठीक है, वहीं कुल अकृषि भूमि जो थी 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार 40.67 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2018-19 में 41.92 लाख हेक्टेयर हो गई। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.92% है। यह भी आपको पता होना चाहिए। 44.8%, करेक्ट कर लीजिएगा, 44.8% है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां से कुछ आपको समझने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो थी वो 21.50 लाख हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। वहीं अकृषि भूमि जो 2016-17 में 40 लाख हेक्टेयर थी लगभग, वो 2018-19 में घटकर 41.92 लाख हेक्टेयर हो गई। मतलब यहां पे अकृषि भूमि जिसमें आप कृषि से संबंधित गतिविधियां नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रयास है, जो मरुभूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास है, जो मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास है, उसका कहीं ना कहीं यहां पर भी असर देखने को मिलता है। और जो पहले अकृषि भूमि जो थी वो आपको देखने को मिलता है लगभग 40.6 लाख हेक्टेयर थी, वो 18-19 में बढ़कर 41.92 लाख हेक्टेयर हो गई। मतलब अभी यहां पे क्या है, भूमि बढ़ रही है, मतलब अकृषि भूमि बढ़ रही है। और अकृषि भूमि बढ़ने के कारण क्या है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहां पर अच्छी तरीके से फलीभूत नहीं हो रही हैं। मतलब जो सरकार का
आप कह सकते हो कि मरुस्थल को रोकने का प्रयास है, जो सरकार का बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास है, उसका क्रियान्वयन बिहार में उस तरीके से नहीं हो पाया है, जिसके कारण अकृषि जो भूमि है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और यह निश्चित रूप से एक प्रकार से यदि हम देखें तो किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से अब आप जानते होंगे विभिन्न शोध आ रहे हैं कि क्यों भूमियां जो हैं हमारी वो मरुभूमि में बदल रही हैं। अधिक से अधिक कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं, रसायन युक्त आप कह सकते हो कीटनाशकों का प्रयोग हो गया, ज़्यादा हम खाद का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा जो बीज होते हैं वो भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम अत्यधिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके चलते जो हमारी भूमि है, जो भूमि की उर्वरता है वो लगातार कम हो रही है। अब जब भूमि की उर्वरता कम होगी, उसमें फसल उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो लोगों का मोह भंग होता है और कृषि भूमि से जो लोग जुड़े होते हैं वो हटते हैं और वो कृषि भूमि परती भूमि के रूप में रह जाती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है। अब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.9% भाग परती भूमि के अंतर्गत आता है। मतलब 11.9% भाग ऐसा है बिहार में जो परती भूमि के अंतर्गत आता है। मतलब ये एकदम मरुभूमि है, यहाँ पे खेती नहीं की जा रही है लंबे समय से। और लंबे समय से खेती क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उर्वरता समाप्त हो गई है मृदा की उर्वरता क्यों समाप्त हुई है? तो कीटनाशकों का हमने प्रयोग किया, खादों का हमने प्रयोग किया उस अत्यधिक मात्रा में, जिसके चलते ये चीजें हमारी खराब हो रही हैं। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आपको देखने को रहा है वन 6.6%, ठीक है, कृषि ऊसर भूमि 0.5%, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको देखना है कि ये जो आंकड़े हैं ये प्रतिशत में दिए हुए हैं। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आंकड़े प्रतिशत में दिए हुए हैं, ठीक है। और भूमि उपयोग 2018-19 मतलब आर्थिक समीक्षा की बात हम कर रहे हैं जो लेटेस्ट है। अकृषि भूमि परती को छोड़कर यदि हम बात करें तो 2.8%। शुद्ध बुआई क्षेत्र यदि हम बिहार में बात करें तो 55.2% क्षेत्र है जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है? यहाँ पे 23% है। परती भूमि कितनी है? 11.9% है। तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितनी वन भूमि है, 6.6%, कितनी शुद्ध बुआई क्षेत्र वाली भूमि है, 55.2%, अकृषि भूमि परती को छोड़कर कितनी है, 2.8%, परती भूमि कितनी है, 11.9%, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है, 23%, कृषि ऊसर भूमि कितनी है, 0.5%। ये आंकड़े आपको रटे होने चाहिए, ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। तो इस आंकड़ों को आपको नोट करना ही ये जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट को हम देखते हैं। अब यहाँ से जिलेवार कुछ फैक्ट बताए जाएंगे, तो उसको आपको ध्यान रखकर इसी तरीके से अपने नोट्स में भी नोट डाउन करना है। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि है, इसलिए बार बार नोट से देखना पड़ रहा है, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पे बहुत गलत जो है मिसप्रिंट आप कह सकते हो हुआ है, जिसके चलते चीज़ें थोड़ी सी गंभीर हैं। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में भूमि उपयोग पैटर्न में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो फसलों और फलोद्यान से आच्छादित कुल क्षेत्र को व्यक्त करता है, सर्वाधिक 2.84 लाख हेक्टेयर पूर्वी चंपारण में है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा शुद्ध बुआई क्षेत्र, और शुद्ध बुआई क्षेत्र का मतलब जो फसलों और फलोद्यानों से आच्छादित है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किस जिले में है, तो सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.84 लाख हेक्टेयर है, और ये 2.84 लाख हेक्टेयर पूर्वी चंपारण में है। यदि बात किया जाए कि सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र किस जिले में है, तो याद रखना है सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र 0.23 लाख हेक्टेयर शिवहर में है। ये याद रखिएगा, शिवहर में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से एक पता चल गया, सबसे ज्यादा शुद्ध बुआई क्षेत्र पूर्वी चंपारण में, सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र शिवहर में है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं सर्वाधिक 1.91% फसल सघनता शिवहर में थी, जिसके बाद 1.90 फसल प्रतिशत सघनता जो है वो सहरसा में और 1.83% जहानाबाद में। इसके बाद एक तो हो गया शुद्ध बुआई,
और शुद्ध बुआई के बाद फिर बात आती है फसल सघनता की। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा फसल सघनता कहां पर है, तो सबसे ज्यादा फसल सघनता 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा फसल सघनता सीहोर में है, जिसके बाद सहरसा में और उसके बाद जहानाबाद में। तो एक नाम अवश्य याद रखिएगा, सीहोर में। ठीक है, सीहोर में, सीहोर वही क्षेत्र है जहां पर सबसे कम आप कह सकते हो कि शुद्ध बुआई क्षेत्र वाली भूमि है, लेकिन फसल सघनता यहां पर सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 145.08 लाख टन था, जो 1.14% वार्षिक की दर से बढ़कर 2019-20 में 163.80 लाख हेक्टेयर हो गया। तो याद रखना है कि बिहार में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना रहा, तो आपको बताना है बिहार में वर्ष 19-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 163.80 लाख टन था। ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बोला जा रहा है वहीं 1.29% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल अनाज उत्पादन वर्ष 2015-16 के 140.87 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 160.45 लाख टन हो गया। तो इसको भी याद रखना है कि यहां पर अनाज उत्पादन जो है उसमें भी वृद्धि हुई है, और अनाज उत्पादन जो है 2019-20 में 160.45 लाख टन हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम गेहूं और मक्का की। क्या बोला जा रहा है कि गेहूं और मक्का के उत्पादन में बढ़त 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 4.13% और 4.82% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। मतलब गेहूं और मक्का के उत्पादन में भी बिहार में वृद्धि देखने को मिलती है, और गेहूं में जहां उत्पादन 4.13% वार्षिक की दर से, वहीं मक्का में 4.83 की दर से हुआ है। अब एक एक करके हम इनके डिटेल को भी देख लेते हैं। मक्का का उत्पादन वर्ष 2015-16 में 25.17 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 34.95 लाख टन हो गया। तो हमें जो आंकड़ा याद रखना है, दोनों नहीं याद रखना है, हमें एक याद रखना है। और एक कौन याद रखना है? एक याद रखना है लेटेस्ट 2019-20 वाला याद रखना है। 15-16 से हमें कोई मतलब, विशेष मतलब नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें बोला गया है इसका ज्यादा श्रेय रबी मक्का में वृद्धि को दिया जा सकता है। आगे यदि बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मक्के की उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हुई है, जो 6.58% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 3,571 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2019-20 में 5,193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। यहां पे क्या था? यहां पे था कि मक्के का कुल उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है, उसका आंकड़ा था। यहां पे क्या बोली जा रही है कि मक्के की उत्पादकता कितनी है, मतलब यदि हम 1 हेक्टेयर भूमि में मक्का बोते हैं तो उससे कितना उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं उत्पादकता। उसकी बात यहां पे हो रही है, और इसमें बोला गया है कि इनकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। जहां 2015-16 में 3,571 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में होता था, वहीं 2019-20 में 5,193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मक्के से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसी तरह से एक एक फसलों की हम बात करेंगे और एक एक फसलों के बारे में आपको चीजों को नोट करना है। अब हम बात करते हैं चावल में। चावल के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2015-16 के 68.02 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 69.53 लाख टन हो गया है। चावल की उत्पादकता में भी मामूली वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2015-16 में 2,104 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2019-20 में 2,245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपको पता चल रहे हैं। एक तो पता चल रहा है कि चावल का कुल उत्पादन कितना हुआ, दूसरा यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि चावल का उत्पादन 1 हेक्टेयर में कितना हुआ। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, उत्पादकता और उत्पादन दोनों आपको पता होना चाहिए,
तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चावल की बात हो गई। चावल के बाद आती है मोटे अनाजों की। ठीक है, मोटे अनाज भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से भी बनते हैं। अब मोटे अनाजों की बात करते हैं तो मोटे अनाजों के कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 2015-16 से 2019-20 के बीच उसकी वार्षिक वृद्धि 4.73% थी। कोदो सावा 11.62% थी। जैसे कुछ खस मोटे अनाजों में वृद्धि के कारण यह जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाया है। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है तिलहन और दलहन की, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में दलहनों की कुल उत्पादकता 2.73% की कमी आई है। मतलब यहां पे दलहनों की उत्पादकता में कमी आई है। अभी तक किसी में हमने कमी नहीं पड़ा, हमने गेहूं देखा, चावल देखा, मक्का देखा, किसी में कमी नहीं देखा। लेकिन यहां पे क्या है कि दलहनों की उत्पादकता में 2.73% की कमी आई है। लेकिन चुनिंदा दलहनों में जैसे कि गर्मा मूंग में 4.20% की, अरहर में 2.90% की और उड़द में 0.16% की वृद्धि हुई है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दलहनों की जो उत्पादकता थी उसमें तो कमी आई है, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा दलहन है जैसे गर्मा मूंग, अरहर और उड़द, इनमें क्या है, इनकी प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अब बात आती है तिलहनों की। ठीक है, दलहन हो गया। दलहन में हमने देख लिया कि दलहन में कुल उत्पादकता में कमी आई है। हालांकि दलहन के कुछ प्रकार हैं जिनमें वृद्धि भी देखने को मिली है। अब बात आती है तिलहनों की। तिलहनों का कुल उत्पादन थोड़ा घटकर वर्ष 2015-16 में 1.27 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 1.25 लाख टन रहेगा। मतलब दलहन की उत्पादकता में कमी आई है और तिलहन में भी आपको कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे भी दो याद रखना है कि दलहन और तिलहन में हमें कमी देखने को मिली है, और ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कि लेकिन अरी और मूंगफली का उत्पादन स्तर वर्ष 2019-20 में बढ़ा दिखा, जिनमें क्रमशः 17.56 और 9.97% की वृद्धि हुई है। तिलहनों की उत्पादकता भी 1.52% की वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 के 1059 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2019-20 में 1099 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई है। तो तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ये भी आपको देखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है चावल की बात। अब इसमें आप देखोगे कि चावल की बात हो रही है। बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले कौन से हैं? रोहतास 9.2 लाख टन, औरंगाबाद 5.5 लाख टन और कैमूर 4.4 लाख टन थे, जिनका राज्य के कुल चावल उत्पादन में 27% हिस्सा था। तो बिहार के ये 3 जिले आपको पता होना चाहिए जिनका हिस्सा बिहार के कुल चावल उत्पादन में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है 27%। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये तीनों जिले आपको पता होना चाहिए। जहां रोहतास है, रोहतास में 9.2 लाख टन, औरंगाबाद में 5.5 लाख टन, कैमूर में 4.2 लाख टन। इतना चावल का उत्पादन जो है बिहार के इन 3 जिलों में होता है कि राज्य में उत्पादित कुल चावल का ये 27.2% हिस्सा रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है चावल की। चावल के बारे में और कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं। ये तो हो गई कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, किन जिलों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब बात आती है उत्पादकता के बारे में कि भले ही उत्पादन कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो ज्यादा है, उसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पे यदि हम बात करें, एक मिनट, यहां पे यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को क्या मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है वर्ष 19-20 में चावल की सर्वाधिक 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चावल की जो उत्पादकता है सर्वाधिक वो 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और चावल की जो ये उत्पादकता है ये कहां दर्ज हुई है? ये रोहतास में दर्ज हुई है। तो याद रखिएगा, चावल की सबसे ज्यादा उत्पादकता 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये रोहतास में दर्ज हुई है। ये आपको पता होना चाहिए, जहां चावल की 2.25 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी। वहीं चावल की सबसे कम उत्पादकता
1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि मधुबनी में है। तो याद रखिएगा, चावल की सबसे ज्यादा उत्पादकता और सबसे कम उत्पादकता दोनों पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा उत्पादकता यदि हम बात करें तो वो हुई है रोहतास में। सबसे कम उत्पादकता चावल की यदि हम बात करें, उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर जो फसल का उत्पादन होता है उसकी बात की जा रही है, और सबसे कम हुआ है मधुबनी में। ओवरऑल हमने 3 जिले ऐसे देखे जिनमें बिहार का 27.2% चावल उगाया जाता है, और उन 3 जिलों में यदि हम बात करें तो अभी आपने देखा था रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ये 3 जिले हैं जिन जिलों में बिहार का 27.2% चावल उगाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये चीजें हो गई। आगे है वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बेगूसराय में दर्ज की गई, और सबसे कम 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गया में दर्ज की गई। मतलब अब जैसे चावल में आपने देखा सबसे ज्यादा उत्पादकता रोहतास में, सबसे कम उत्पादकता मधुबनी में, उसी प्रकार से गेहूं की भी सबसे ज्यादा उत्पादकता बेगूसराय में और सबसे कम उत्पादकता गया में देखी गई। बेगूसराय में 1 हेक्टेयर में 3742 किलोग्राम जो है चावल उगाया गया, और इसमें आपको देखने को मिलता है गया में 1725 किलोग्राम चावल उगाया गया। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है। तो इसके कारण है वहाँ के स्थानीय जो फैक्टर होते हैं, जलवायु जो फैक्टर होते हैं वो काम करते हैं। मृदा हो गई, आप कह सकते हो वर्षा का अनुपात हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं कि क्यों उत्पादकता कम है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में 3 अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी हैं। तो याद रखना है, जिस तरह से गेहूं के उत्पादन में 3 जिले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। इनके आंकड़े भी दिया हुआ है, जिनका राज्य के गेहूं उत्पादन में कुल 18.1% हिस्सा है। तो जैसे अभी आपने देखा था कि चावल के उत्पादन में 3 प्रमुख जिले, उसी प्रकार से आपने देखा गेहूं के उत्पादन में भी 3 प्रमुख जिले हैं, जिनमें रोहतास 4.35 लाख टन, मुजफ्फरपुर 3.02 लाख टन दूसरे स्थान पे, और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पे 2.7 लाख टन। ये आपको पता होना चाहिए, और ये 3 जिले मिलकर बिहार के कुल 18.1% गेहूं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, गेहूं और चावल हमने देख लिया, अब बात आती है मक्का की। ठीक है, गेहूं और चावल के बाद अब बात आती है मक्का की, और मक्का से संबंधित आंकड़े हमें देखने हैं। तो चलिए मक्का से संबंधित आंकड़े अब देख लेते हैं एक एक करके। मक्का से संबंधित आंकड़ों की यदि हम बात करें तो प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों में कटिहार शीर्ष पर है। याद रखना है, मक्का उत्पादक जिलों में कटिहार शीर्ष पर है, जिसका वर्ष 2019-20 में राज्य के कुल मक्का उत्पादन में 15% हिस्सा था। 15% से अधिक हिस्सा था। मतलब मक्का में जो कटिहार जिला है वो अग्रणी है, और बिहार के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 15% से अधिक हिस्सेदारी जो है ये जिला रखता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो अन्य प्रमुख मक्का उत्पादक जिले, पूर्णिया 4.05 लाख टन, अररिया 3.20 लाख टन, और खगड़िया 2.86 लाख टन। जैसे अभी तक आपने देखा, यदि आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं जागरूक होंगे, तो जैसे अभी मैंने बताया जिलों के बारे में कि चावल उत्पादक कौन से शीर्ष जिले हैं, उत्पादकता के मामले में कौन से शीर्ष जिले हैं, इसी तरह गेहूं के बारे में देखा, तो आपको इस तरह से क्या है नोट्स बना लेना चाहिए। कैसे, मान लो चावल के बारे में हमने बताया कि चावल उत्पादक शीर्ष 3 जिले, तो चावल उत्पादक 3 जिले आप नोट कर लो। बिहार में गेहूं उत्पादक 3 सर्वश्रेष्ठ जिले, तो उसको आप नोट कर लो। इसी के बाद इन्हीं के साथ साथ उत्पादकता भी नोट कर लो। कुल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ कौन है और उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ कौन है, दोनों चीजें आपको नोट करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही वर्ष 2019-20 में मक्का की सर्वाधिक 9,684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सुपौल में दर्ज की गई। याद रखिएगा, बात हो रही है मक्का की, और आपने देखा कि मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन तो कटिहार में होता है, लेकिन उत्पादकता के मामले में यदि हम बात करें तो उत्पादकता के मामले में मक्का के संदर्भ में सुपौल जिला पहले स्थान पे है, क्योंकि यहां पर 9,684 किलोग्राम मक्के का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि में हो रहा है।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सबसे कम की यदि हम बात करें तो 1554 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बक्सर में हो रहा है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला उत्पादकता की दृष्टि में दो जिले आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पे है, सबसे कम उत्पादकता कहाँ पे है। जब बात आएगी कुल उत्पादन की तो उसमें 3 जिले आपको याद रखने हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट को देखते हैं। अब मक्का हो गया। मक्का के बाद यदि हम बात करें तो आ गई बात दलहनों की। दलहनों की सर्वाधिक 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूर्वी चंपारण में दर्ज की गई है और सबसे कम 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अररिया में दर्ज की गई। तो इसी तरह से दलहनों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा उत्पादकता दलहनों की पूर्वी चंपारण में है, सबसे कम उत्पादकता दलहनों की अररिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट को हम देखते हैं। चलिए, अब इसमें आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहीं पे आपका कंफर्म कर देना चाहता हूं। देखो, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि इस तरह की क्लास का क्या फ़ायदा। देखो, इस तरह की यदि मैं फैक्ट बता देता ठीक था, अच्छा था, लेकिन इस तरह से वन लाइनर में क्यों नोट्स मैंने तैयार करवाए हैं, इसलिए तैयार करवाए हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल भी पता हो जाए, आपको थोड़ी सी डिटेलिंग भी हो जाए। थोड़ा सा आप होमवर्क करोगे, जब जैसे मैंने बोला कि 2 राज्य चूज करने हैं उत्पादकता की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा उत्पादकता, सबसे कम उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ 3 जिले कौन से हैं, जिले कौन से हैं, तो वो आप नोट करोगे। जब थोड़ा सा आप वर्क करोगे इसी पे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। कुछ फैक्ट यदि आपको पता है, इस पीडीएफ में नहीं है, तो अपनी तरफ से आप जोड़ लोगे और चीज़ें बेहतर होंगी। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया कि ग्रुप के आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया वर्ष 2019-20 में दलहन उत्पादन में 3 शीर्ष जिले पटना, सुपौल और मधुबनी है। तो याद रखिएगा, दलहन के कुल उत्पादन में जब सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है पटना का, दूसरे स्थान पर सुपौल और तीसरे स्थान पर मधुबनी का नाम आता है। ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अर्थव्यवस्था का समझ में आ रही है, तो इसी तरह से आप यदि सहयोग देंगे तो राज्य व्यवस्था भी, बिहार की राज्य व्यवस्था एक वीडियो में आ जाएगी और एक वीडियो में बिहार से जुड़े हुए पर्यटन से संबंधित बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, बिहार के कुछ प्रमुख स्थान हैं, वो सभी हम एक वीडियो में समेट कर आप तक ले आएंगे और इससे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, कम समय में ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। और जो सोच रहे हैं कि बजट की चर्चा आपको बता दें, ये सारे जो फैक्ट हैं, भले ही हमने इसको क्षेत्रवार डिवाइड किया है, लेकिन ये सभी के सभी फैक्ट भैया बजट के हैं, तो कुछ अतिरिक्त नहीं बताया जा रहा है, कुछ अलग नहीं बताए। ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं ये आर्थिक समीक्षा और बजट को मिलाकर बनाई गई हैं। आर्थिक समीक्षा और बजट का निचोड़ है, जिसको हमने टॉपिक वाइज रख लिया है कि कृषि का क्षेत्र हो गया, फिर उद्योग देखेंगे, फिर हम स्वास्थ्य देखेंगे, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के गन्ना विभाग के अनुसार राज्य में ईख का कुल उत्पादन जो है 150.66 लाख टन था। ठीक है, वर्ष 2019-20 में मुख्य ईख उत्पादक जिलों में पश्चिम चंपारण शीर्ष पर था। ठीक है, जिसके 84.93 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ था और राज्य के कुल उत्पादन में 56.4% से अधिक योगदान था। तो याद रखना है, ईख का जो उत्पादन होता है, गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, और बिहार में उगाया जाने वाला आधा से अधिक गन्ना, मतलब लगभग 56.4% जो गन्ना है वो मात्र एक ही जिले से आता है, पश्चिमी चंपारण से। तो ये आपको पता होना चाहिए पश्चिमी चंपारण के बारे में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, मान लो एक प्रश्न मुख्य परीक्षा का बन गया कि बिहार में गन्ना के संदर्भ में कोई प्रश्न बन गया, गन्ना के क्षेत्र से संबंधित, गन्ना के फसलों से संबंधित, या इस तरह से कोई भी प्रश्न गन्ना से जुड़ा हुआ है, तो यदि उसमें आप पश्चिमी चंपारण जिले की चर्चा नहीं करते हैं, यदि उस मुख्य परीक्षा के प्रश्न में आप पश्चिमी चंपारण जिले की चर्चा नहीं करते हैं और आपने सारे जिलों के बारे में बता दिया, मतलब सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में हो रहा है 56.4, इसको आपने नहीं बताया, बाकी के उन जिलों के बारे में आपने बता दिया जहां पे लगभग 44% गन्ने का उत्पादन होता है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पे उत्पादन हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अन्य प्रमुख ईख उत्पादन जिले में पूर्वी चंपारण भी आता है, यहां पर भी गन्ने का उत्पादन होता है। गोपालगंज में भी गन्ने का उत्पादन होता है, मुजफ्फरपुर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरा प्रमुख जिला पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद तीसरा प्रमुख जिला गोपालगंज और चौथा प्रमुख जिला है मुजफ्फरपुर। ये आपको पता होना चाहिए। ईख की सर्वाधिक 51.51 टन प्रति हेक्टेयर उपज किशनगंज में दर्ज की गई है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि भैया भले ही उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में हो रहा है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से जब हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से देखते हैं तो हमें किशनगंज का नाम भी याद रखना है, क्योंकि किशनगंज में गन्ने की जो उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा है, ईख की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। हालांकि कुल उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सबसे कम जो उत्पादकता है ये 40.15 लाख टन है और ये सीतामढ़ी में है, तो ये भी याद रखना है। गन्ने की सबसे ज्यादा उत्पादकता किशनगंज में, सबसे कम उत्पादकता सीतामढ़ी में आपको देखने को मिलती है। आगे बोला जा रहा है चीनी मिलों वाले क्षेत्र में ईख की उपज सबसे अधिक 58.28 लाख टन प्रति हेक्टेयर उपज गोपालगंज जिले में है। बोला जा रहा है जैसे चीनी मिल का प्रसार जो है वो पूरे बिहार में तो है नहीं, ठीक है, कुछ सीमित जिले हैं 3 से 4 जहां पर चीनी मिलें आपको देखने को मिलती हैं। तो बोला जा रहा है जो चीनी मिलों वाले जिले हैं, जहां पे चीनी मिलें स्थापित हैं, उन जिलों में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक जो उपज है वो निकल कर आ रही है गोपालगंज से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ है योजनाओं के बारे में बोला गया है कि किस प्रकार से बिहार सरकार ने इस क्षेत्र विशेष में काम किया और इस क्षेत्र विशेष में काम करने के कारण गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना ईख उत्पादकों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन योजना है, जिसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चुने गए कृषक लाभार्थियों को सब्सिडी शुदा प्रमाणित बीज वितरित करना है। राज्य के सकल शस्य क्षेत्र में फल और सब्जियों का लगभग 6% ही हिस्सा है, लेकिन कृषि उत्पादों में कुल मूल्य में इनका 35% से अधिक हिस्सा है। बिहार में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच फलों के उत्पादन में सुधार हुआ है। राज्य में वर्ष 2019-20 में 3.23 लाख हेक्टेयर पर फलों की खेती हुई है और कुल उत्पादन 42.42 लाख टन है। तो जब फलों का उत्पादन हम करेंगे, क्योंकि फलों का जो हम उत्पादन करते हैं उसको हम निर्यात भी करते हैं, तो यदि किसानों की आमदनी को बेहतर करना है, किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जो बिहार में क्षेत्र है, जो कृषि भूमि है, फसलों के उत्पादन से लोगों को निकालकर बागवानी की तरफ लाया जाए, फसलों उत्पादन से लोगों को फलों उत्पादन तक लाया जाए, जिससे उनकी आय को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आय को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसका सही दाम मिले, उचित दाम मिले। जब फलों की गुणवत्ता अच्छी होगी, निर्यात हम करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी अर्न होगी, इससे राज्य की भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही साथ किसानों की भी बेहतर होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि फल उत्पादन में भी सुधार हुआ है और राज्य के सकल शस्य क्षेत्र में फल और सब्जियों का लगभग 6% ही हिस्सा है, लेकिन कृषि उत्पादों के कुल मूल्य में इनका 35% से हिस्सा है। मतलब जो कुल कृषि से संबंधित आप कह सकते हो कि सकल शस्य जो क्षेत्रफल है वो 6% है, लेकिन इनका जो मूल्य है वो 35%। राज्य के कुल मूल्य कृषि उत्पादों के मूल्य का 35% है, क्योंकि आप जानते हो फल और या फूल हो गए तो महंगे बिकते ही हैं। यदि इनको अच्छा बाजार मिलता है, फलों की गुणवत्ता उच्च होती है, तो निश्चित रूप से दाम भी अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के किसानों की यदि आमदनी को बेहतर करना है तो हमें फल उत्पादन की तरफ, हमें फूल तरफ, मतलब जिसको आप बागवानी बोलते हो, उसकी तरफ लोगों को लेकर जाना होगा और इसी के माध्यम से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है राज्य में वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 2019-20 में कई फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। जैसे अब यहां पे आपको चीजों को नोट करना है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं फैक्ट बताऊं उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है तरबूज में 28.0%, खरबूज में 23.4%, पपीता में 5.9%,
आंवला में 5.4% और लीची में 4.5% की। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो वृद्धि है वो देखी गई है कुछ फलों में, जैसे तरबूज में वृद्धि 28%, खरबूज में 23%, पपीता में 5.9%, आंवला में 5.4% और लीची में 4.5% की वृद्धि देखी गई। कहने का मतलब है कुछ सिलेक्टेड फल हैं जिनमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और लोग बेहतर यहां पर कर रहे हैं, तो इसी से जो फल उत्पादन है वो बेहतर हुआ है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में आम का सर्वाधिक 35.9% हिस्सा था और उसके बाद 33.5% केले का था। कहने का मतलब है बिहार में जो फल उत्पादन हो रहा है उसमें अभी भी सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आम का है और दूसरे स्थान पे जो हम फल उत्पादन करते हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा केले का आता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में आम और केले का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आम का, उसके बाद केले का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को आपको ध्यान से देखना है, जहां पे त्रुटि होगी मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको सही कर लेना है। ठीक है, जो त्रुटि होगी उसको तुरंत कॉपी में नोट कर लेना है। वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रमुख फलों का उत्पादन इस प्रकार था। किस प्रकार था आइए देख लेते हैं। बिहार में इसमें एक लाइन छूट गई है, ठीक है, एक लाइन यहां पे छूट गई है जिनमें बोला गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा फलों के जो क्षेत्र थे, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, इनमें सबसे ज्यादा यदि सबसे तेज से किसी में वृद्धि हुई है तो वो है तरबूज में। तरबूज में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 2019-20 में सबसे ज्यादा वृद्धि तरबूज में हुई है और यहां पर 31.5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 31.5% वार्षिक दर से तरबूज के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो बिहार में प्रमुख फलों का उत्पादन इस प्रकार है। किस प्रकार है आइए देख लेते हैं। आम बोला जा रहा है, आम ये 815 नहीं है, ये 15 है। ठीक है, आम का उत्पादन 15.41 लाख टन, केले का उत्पादन 13.6 लाख टन, अमरूद का उत्पादन 4.34 लाख टन, लीची का उत्पादन 3.08 लाख टन, अनानास का उत्पादन 1.12 लाख टन, पपीते का उत्पादन 0.48 लाख टन, तरबूज का उत्पादन 0.36 लाख टन, खरबूज का उत्पादन 0.17 लाख टन और आंवले का उत्पादन 0.17 लाख टन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, इसका बताने का फायदा क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में किस फसल में, यदि हम बात करें तो हमने देख लिया फसलों के बारे में, यदि हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन आम का होता है, उसके बाद किसका होता है, केले का होता है और उसके बाद अमरूद का उत्पादन होता है और अमरूद के बाद चौथे स्थान पर आती है लीची। तो 4 प्रमुख फल याद रखने हैं, आम, केला, अमरूद और लीची, ये बिहार के प्रमुख बागवानी फसल हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फसल के बारे में, अपने कृषि से संबंधित जो भी मुख्य आप कह सकते हैं इनके संगठक थे उनके बारे में आप देख लिया। अब हम पशुपालन की तरफ आएंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट को हम देखने वाले हैं। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में गाय बैल की संख्या 1.54 करोड़ थी, जो कि राज्य की कुल पशुधन की आबादी का लगभग 42.14% है। कहने का मतलब है बिहार में जो पशुधन की आबादी है वो लगभग 1.54 करोड़ है। कब? वर्ष 2019 की गणना के अनुसार, जो कि लेटेस्ट गणना है और अभी उसके बाद की कोई गणना नहीं आई है। और यहाँ पर यह भी है कि जो कुल पशुधन की आबादी है, इसमें आपने देखा 2019 की पशुगणना के अनुसार राज्य में गाय बैल की संख्या 1.54 करोड़ है। अब अगर गाय बैल की संख्या 1.54 करोड़ है तो निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ बिहार में गाय और बैल ही पाले जाते होंगे। बिहार में और सारे दुधारू पशु हैं विभिन्न प्रकार के, उनका भी पालन होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गाय और बैल की आबादी कितनी है, तो 1.54 करोड़ है, जो कि कुल पशुधन की आबादी का 42.14
1.4% है। इसके बाद बकरे और बकरियों की संख्या 1.28 करोड़ है, जो कि 35.09% है। कहने का मतलब है बिहार में यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के पशु आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे बैल और गाय, जो जिनकी संख्या है लगभग आप कह सकते हो प्रतिशत में 42.14, और उसके बाद बकरे और बकरियों जिनकी संख्या है 35.09%। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरे स्थान पे क्या है, उसके बाद 77.2 लाख मतलब 1.13% यहाँ पे बात हो रही है, और 1.13% किसकी आबादी है, भैंस और भैंसों की। तो कहने का मतलब है कि बिहार में विशेष रूप से जो दुग्ध उत्पादन के लिए लोग पशुओं को रखते हैं, उनमें आपको देखने को मिलता है कि जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा गाय की है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा है, ये 21.13 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 21.13% है ये भैंसों की आबादी। ये आपको नोट कर लेना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है बिहार में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा गायों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो आबादी है वो लगभग 42.14% है। यदि हम भैंसों की बात करें तो इनकी आबादी लगभग गायों और इनकी आबादी का आधा है, मतलब 21.13%। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार में देखने को मिलेंगे गाय और बैल, उसके बाद बकरे और बकरियां, और तीसरे स्थान पे आपको भैंस देखने को मिलती हैं। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। इन वर्षों के दौरान भैंसों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2003 के 57.7 लाख से बढ़कर 2019 में 77.2 लाख हो गई है, जो रोगों, जलवायु परिवर्तन और जल जमाव की स्थितियों में उनकी सहन क्षमता को दर्शाती है। अब जानते हो कि गाय से ज़्यादा सुविधाजनक होता है भैंस का पालन करना, क्योंकि आप इनको कठिन से कठिन परिस्थितियों में रख सकते हैं और आसानी से ये सर्वाइव करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसी वजह से लगातार बिहार में यदि हम देखें तो इनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप देख लीजिएगा, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, गाय, बैल, भैंसा, इसके बाद भेड़ बकरियाँ, इसके बाद सूअर, इसके बाद अन्य जो पशु हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार पशुधन मास्टर प्लान में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा और राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाना है। पशु सखी कार्यक्रम के अंतर्गत अंग के तौर पे राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं तथा बकरी पालकों को आश्रय और आहार उपलब्ध कराने के लिए विभाग जीविका के साथ संपर्क में है। अंडों के उत्पादन में भी तेज वृद्धि देखी गई, जिनमें इस अवधि में 28.06% की वृद्धि दर्ज हुई, और वर्ष 2019-20 में अंडों का कुल उत्पादन 274.08 करोड़ पहुंच गया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में कुल अंडों का जो उत्पादन है वो 274.08 करोड़ है, ये आपको पता होना चाहिए। मांस उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और 6.03% की वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 3.02 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 3.83 लाख टन हो गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अन्य फैक्ट को हम देखते हैं। अब इसी तरह से मछली पालन का आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, कि राज्य में जो मछली पालन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, और इस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि वर्ष 2015-16 के 5.07 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 6.41 लाख टन हो गया। मतलब मछली पालन भी लगातार राज्य में बढ़ा है, जहां 2015-16 में 5 लाख टन लगभग, वहीं 2019-20 में 6.41 लाख टन हो गया है। मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष जिले हैं मधुबनी। मधुबनी मछली उत्पादन में टॉप पर है, और इसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, और इसके बाद आता है दरभंगा। तो याद रखिएगा, मछली उत्पादन में बिहार के जो कुछ प्रमुख जिले हैं उनमें आता है सबसे पहले मधुबनी, जो कि 0.76 लाख टन उत्पादन करता है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, जो कि
0.60 लाख टन का उत्पादन करता है और उसके बाद दरभंगा जो कि 0.59 लाख टन का उत्पादन करता है, जिनका राज्य के कुल मछली उत्पादन में लगभग 30.4% हिस्सा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अभी आपने गेहूं उत्पादन में देखा, मक्के उत्पादन में देखा, चावल उत्पादन में देखा, उसी तरह से आपको यह भी नोट करना है कि मछली उत्पादन में 3 जिले वो कौन से हैं। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2015-16 के 82.88 लाख टन से बढ़कर 104.83 लाख टन हो गया है। तो बिहार में वर्तमान समय में दूध का कितना उत्पादन हो रहा है वह भी आपको पता होना चाहिए। और बिहार में जो दूध का उत्पादन है ये कुल वर्तमान समय में 104.83 लाख टन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था कि बिहार में जो पशुधन की आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी बैल और गायों की है, तो निश्चित रूप से जो दुग्ध उत्पादन में योगदान होगा सबसे ज़्यादा इन्हीं का होगा। तो वही बोला गया है कि राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन गायों से होता है, जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.2% हिस्सा है, जबकि भैंसों का 39.6% हिस्सा है। तो याद रखना है बिहार में दूध का जो उत्पादन होता है उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा गायों का है, उसके बाद भैंसों का आता है। राज्य में गायों से हुए कुल दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना का संयुक्त रूप से 17.1% हिस्सा है। मतलब ये तीन जिले हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना, ये तीनों को यदि हम सम्मिलित कर दें तो गायों से जो दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 17% हिस्सा ये 3 जिले रखते हैं। भैंसों में भी राज्य में दूध उत्पादन की महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि पहले आपको बता दिया गया। भैंसों के दूध के मामले में मुख्य उत्पादक जिले सुपौल, नालंदा और पटना है। तो ये भी याद रखना है कि भैंसों के दूध के मामले में जो प्रमुख जिले हैं वो सुपौल, नालंदा और पटना हैं, जिनका भैंस से राज्य के कुल दूध उत्पादन में संयुक्त रूप से 17% से ज़्यादा हिस्सा है। इसी तरह गायों के संदर्भ में आपने देखा समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना। उसी तरह से भैंस के संदर्भ में सुपौल, नालंदा और पटना। दोनों के संदर्भ में आपने देखा कि इन 3 जिलों का जो हिस्सा है वो बिहार के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 17% हिस्सा है, ये आपने देखा। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उर्वरकों की कुल खपत वर्ष 2017-18 के 33.34 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 36.2 लाख टन हो गई। मतलब उर्वरकों की जो मांग है वो भी बढ़ी है, उर्वरकों के प्रयोग में भी वृद्धि देखी गई है। सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक 62.63% खपत यूरिया की थी और 19.68 डाई अमोनियम फास्फेट की। यदि आपसे पूछ लिया जाए उर्वरकों के संदर्भ में कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है, आपने देखा, यूरिया का। और यूरिया के बाद दूसरे स्थान पे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है वो है डाई अमोनियम फास्फेट। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि वर्ष 2019-20 में उर्वरकों की सर्वाधिक 1.20 लाख टन खपत पूर्णिया में देखी गई। मतलब उर्वरकों का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पे बिहार में देखने को मिला है? पूर्णिया में। सबसे कम कहां के देखने को मिला है? शिवहर में देखने को मिला। तो यह भी याद रखिएगा, उर्वरकों का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है बिहार में यदि हम बात करते हैं तो वो देखने को मिलता है पूर्णिया में, और सबसे कम जो बिहार में उर्वरकों का प्रयोग है वो शिवहर में देखने को मिलता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग पूर्णिया में, सबसे कम उर्वरकों का जो प्रयोग है वो शिवहर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2019-20 में राज्य में एनपीके की कुल खपत में पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और अररिया का संयुक्त रूप से 15% हिस्सा है। यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2019-20 में उर्वरकों की कुल खपत सबसे अधिक पूर्णिया जिले में 2.23 लाख टन, और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 1.71 लाख टन तथा रोहतास में 1.6 लाख टन का हुआ था। तो कहने का मतलब उर्वरकों के संदर्भ में भी 3 जिले आपको याद रखने हैं, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। अब बात आ रही है बिहार में खनिजों के बारे में। बिहार में आप जानते हो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सोना भी बिहार में मिलता है, तो इनकी बात हम करेंगे और इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करने वाले हैं।
पायराइट का 94% भंडार बिहार में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि पायराइट का 94% जो भंडार है वो बिहार में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी है हमें। इसके बाद आप देखोगे कि स्वर्ण भंडार वाले 4 प्रमुख राज्य जो हैं बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में प्राप्त होने वाले खनिज निम्नलिखित हैं। अब बिहार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं किस क्षेत्र में, उसकी एक सारणी दी हुई है और इस सारणी का हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात हो रही है कोयला की, तो कोयला राजमहल की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में मिलता है। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर की यदि हम बात करें तो कैमूर में मिलता है, मुंगेर में मिलता है, रोहतास में मिलता है। अभ्रक की यदि हम बात करें तो ये नवादा में मिलता है। क्वार्टजाइट एवं सिलिका की बात करें तो भागलपुर हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, नालंदा में मिलता है। क्वार्टजाइट की बात करें तो लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में मिलता है। टैल्क, सोलस्टोन और स्टेलाइट की बात करें तो मुंगेर में मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो मुंगेर और रोहतास में मिलता है। आगे भी कुछ और हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कुछ खनिज ऐसे हैं जो एक ही जिले में, एक ही क्षेत्र में मिलता है। जैसे कोयला, ये राजमहल के क्षेत्र में मिलता है। तो कोयला के संदर्भ में यदि कभी आपको कुछ लिखने को आ जाए तो यदि आप राजमहल की चर्चा नहीं करते हैं तो वो आंसर आपका अधूरा रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि अभ्रक के बारे में कुछ लिखने को आ जाए मुख्य परीक्षा में और आपने नवादा की चर्चा नहीं की तो आपका उत्तर अधूरा रहेगा। तो इस प्रकार के जो खनिज हैं कि एक ही जिले में विस्तारित हैं, उनके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आता है चाइना किले। चाइना किले की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर में मिलता है। फेल्सपार की बात करें गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है। फायर क्ले की बात करें भागलपुर, पूर्णिया में मिलता है। स्वर्ण की बात करें जमुई में मिलता है। ग्रेनाइट की बात करें भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई में मिलता है। लौह ऐश की बात करें तो ये भागलपुर में मिलता है। लौह ऐश मैग्नेटाइट की बात करें गया, जमुई में मिलता है। लेड जिंक की बात करें तो बांका और रोहतास में मिलता है। पायराइट्स की बात करें तो ये रोहतास में मिलता है। ठीक है, तो ये खनिज हो गए। अब इसके बाद आता है बिहार का परिवहन। ठीक है, अब बिहार का परिवहन है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भैया बिहार में सड़कों का जाल कितना बिछाया गया है। बिहार में सड़कों के साथ साथ जो आप कह सकते हो रेल मार्ग का कितना विस्तार है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को अब हम देखते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, यहां पे बोला गया है परिवहन क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर 7.3% का योगदान करता है। मतलब 7.3% का योगदान जो बिहार का परिवहन है ये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में करता है। और यह क्षेत्र गत दशक 2010-20 के दौरान 10.9% की वार्षिक वृद्धि से विकास करता रहा है। इस अवधि में 2 अंकों की वृद्धि हुई, निवेश से दूना भी अधिक होकर इस संदर्भ में बोला जा रहा है कि 2 अंकों में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2 अंकों में पहुंची। अब जब 2 अंकों में वार्षिक वृद्धि दर पहुंची तो निवेश भी यहां पर आने लगे, निवेश भी दुगना हो गया। और यहां पे पहले जो 12,129 करोड़ रुपए तक था वो बढ़कर 29,691 करोड़ रुपए तक हो गया। अभी राज्य में पथ परिवहन एक प्रमुख क्षेत्र है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पथ संपर्क सुनिश्चित करता है। बिहार में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के फैलाव का पता वायु परिवहन की वृद्धि से पता चलता है। वहीं रेलवे का विकास महज 4.8% की दर से हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है विशेष रूप से यदि हम बात करें तो आप सड़कों के संदर्भ में हुआ है। रेल मार्ग के संदर्भ में आपने देखा कि 4.8% की दर से ही वृद्धि किया है। और यहाँ पे यह भी बताया गया कि विकास बिहार में किस प्रकार से आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इसका अंदाजा आप वायु परिवहन से लगा सकते हो, क्योंकि वायु परिवहन का जो क्षेत्र है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। और उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि बिहार के लोगों के पास भी लोगों की जो आमदनी है वो लगातार बढ़ रही है, बिहार में जो निवेश हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वायु परिवहन का जो विस्तार है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। तो ये बिहार में परिवहन के संदर्भ में बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है कि वायु परिवहन 6 गुने से भी अधिक बढ़ गया। मतलब 2010 की 11-12 की बात करें
और 2019-20 की बात करें तो जो वायु परिवहन है इन 10 सालों में 6 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। निश्चित रूप से आप कह सकते हो बिहार में भी लोग अब अधिक सुविधाओं का परिवहन के लिए अधिक सुविधा युक्त परिवहन का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि इनकी इनकम बढ़ी है। ये बताना इस आंकड़े का मतलब है। इसके बाद है सुशासन के कार्यक्रम। इसमें सुशासन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पुलिस थानों को जोड़ने की बात है, किस प्रकार से दुर्घटनाओं को रोकने की बात है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, उन पे हम रुकते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सितंबर 2020 तक बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। कब तक? 2020 तक, जिनकी कुल लंबाई 5475 किलोमीटर थी। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बिहार की जो आर्थिक समीक्षा थी, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, उसके अनुसार बिहार में कुल, यदि हम बात करें तो राजमार्ग 58 हैं, जिनकी कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कुल लंबाई आपको 5475 किलोमीटर देखने को मिलती है। चलिए, तो अब हम देख रहे थे कि बिहार में कुल राजमार्गों की जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की वो कितनी है। तो हमने देखा 5475 किलोमीटर जो राजमार्ग हैं वो बिहार में हैं। और ये कब का आंकड़ा है? ये वर्ष 2020-21 का आंकड़ा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। आगे यदि बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि सितंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से 3 शीर्ष जो जिले हैं वो हैं पटना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पटना में है 440 किलोमीटर। उसके बाद आता है मधुबनी, मधुबनी में है 322 किलोमीटर। और मधुबनी के बाद आता है मुजफ्फरपुर, जहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 259 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो 3 ज़िले आपको याद रखना है, पटना याद रखना है, मधुबनी याद रखना है, मुजफ्फरपुर याद रखना है। इसी के बाद फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम लंबाई की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सबसे पहले शिवहर आता है। शिवहर में 22 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसके बाद शेखपुर आता है जहाँ पे 46 किलोमीटर हैं। इसके बाद लखीसराय आता है जहाँ पर 51 किलोमीटर हैं। तो ये 3 भी हमें पता होने चाहिए। इसी के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात आती है भारतमाला परियोजना की। भारतमाला परियोजना सब जानते होंगे, और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भी बिहार में काफ़ी काम किया गया है सड़कों के संदर्भ में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भारतमाला के अंतर्गत, भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, जिनका संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की कुल लंबाई का 1.71% हिस्सा है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिहार में कितने सड़कें बननी है, कितने किलोमीटर, तो याद रखना है भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अनुसार बिहार में कुल 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, जो संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की कुल लंबाई का 1.71% हिस्सा है। सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 3713 किलोमीटर थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? राज्य राजमार्गों की बात हो रही है। इससे पहले हमने क्या बात किया था? राष्ट्रीय राजमार्गों की बात किया था। अब यहाँ पे राज्य राजमार्गों की बात हो रही है। और सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 3713 किलोमीटर थी। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से 3 जिले कौन कौन से हैं प्रमुख? पटना है, जहां पर राज्य राजमार्ग की लंबाई 219 किलोमीटर है। दूसरा इसके बाद आता है गया, जहां पे 210 किलोमीटर। और तीसरा है दरभंगा। तो 2 आपको कैटेगरी याद रखनी है। एक राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, किस जिले में है, और एक आपको याद रखना है कि राज्य राजमार्गों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2015-20 तक के दौरान उत्तर बिहार के 5 जिलों में 107 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों को राज्य राजमार्गों में परिवर्तित कर दिया गया। इस दौरान राज्य में कुल 4552 किलोमीटर मुख्य जिला पथ जुड़े। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि राज्य राजमार्गों की कुल कितनी लंबाई है बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लंबाई बिहार में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से जिला के जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिनको जिला पथ बोलते हैं, उनकी भी बात यहाँ पे की गई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जानते हो, क्योंकि बिहार जो है ये भी वामपंथी अतिवाद से प्रभावित है, और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित इन जिलों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई गई, जिनमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि आपको 616 करोड़
ये आपको याद रहना चाहिए कि इस जिलों के लिए, इन जिलों के लिए 6 से 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पथ आवश्यकता योजना के तहत द्वितीय चरण में 7 जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका, कैमूर और रोहतास को शामिल किया गया है। सितंबर 2020 तक ग्रामीण पथों की लंबाई के लिहाज से शीर्ष 3 जिले थे मधुबनी 6,360 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 5,797 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण 5,795 किलोमीटर। वर्ष 2019 में बिहार में कुल 3,720 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 3,720 किलोमीटर रेल मार्गों की लंबाई थी वर्ष 2019 में, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया है, पहला मधेपुरा रेल इंजन और दूसरा मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बिहार में कुल राजमार्गों की लंबाई 5,358 किलोमीटर है। इनकी संख्या इस प्रकार है। अब इस संख्या के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये राजमार्गों की नवीनतम संख्या है, इसी के आधार पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात आता है उद्योग और कारखानों की। बिहार के उद्योग और कारखानों की अब हम बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं उद्योग और कारखानों से संबंधित जानकारी। इसमें आपको देखने को मिलता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा वर्ष 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य में विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए किया गया। ठीक है, यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित कराने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहला पटना, दूसरा आपका आ गया भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा आपका देखने को मिलता है दरभंगा। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चारों क्षेत्रीय कार्यालय आपको पता होना चाहिए। नवाचारों के पोषक और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है। सिगरेट निर्माण कारखाना, जिसको बोलते हैं, पूरा नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंपीरियल टोबैको कंपनी, ये मुंगेर में अवस्थित है। यह देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना है, जहाँ पर जो तंबाकू का उत्पादन था, सिगरेट का उत्पादन था, 1905 में प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पे बताया गया है बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में। बिहार स्टार्टअप नीति के 4 जो स्तंभ हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बिहार में यदि हम बात करें सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वर्ष 2018-19 में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 20.3% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से 10.8% कम है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है और बिहार में जो तीनों प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं इनमें मलबरी, टसर और अरडी हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलबरी रेशम, तसर रेशम और अरडी रेशम, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री कोसी अलबरी योजना के तहत कोसी अंचल के 7 जिलों सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को मलबरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया। तो मलबरी प्रकार का जो रेशम है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार में 7 जिलों का चुनाव किया गया और ये 7 जिले यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री टसर विकास परियोजना। इसके तहत राज्य के 6 जिलों बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास में क्रियान्वयन किया जाएगा। यहाँ पे अरडी रेशम का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें आगे तो आपको देखने को मिलता है बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा के सारण नामक स्थान पर वर्ष 1904 में स्थापित की गई थी। एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे हमने देखा कि बिहार के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण रेशम हैं। 3 महत्वपूर्ण रेशम कौन से? मलबरी थे, टसर थे, मलबरी हो गया, टसर हो गया, अरडी हो गया। तो इनमें से 2 के बारे में तो आपने देख लिया कि अलबरी जो रेशम है इसका कहाँ पे हो रहा है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज 7 जिले। टसर का भी आपने देख लिया 6 जिले। यहाँ पे आपको देखना है कि अरडी जो रेशम है इसका उत्पादन बेगूसराय तक ही सीमित है। यह भी याद रखिएगा कि अरडी प्रकार का जो रेशम है इसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय तक ही सीमित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीनों रेशम का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, बिहार के किन जिलों में है, वो आपको पता होना चाहिए। एकमात्र
जो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण वो है अरडी प्रकार का रेशम, और ये जो रेशम है ये सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय जिले में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा के सारण नामक स्थान पर वर्ष 1904 में स्थापित की गई थी। बिहार में अभी 6 जिलों में चीनी मिलें काम कर रही हैं। ये चीनी मिलें बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिंहवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया, सुगोली, इन 11 चीनी मिल में से 7 2 जिलों में, ठीक है, कौन से? पश्चिम चंपारण में 4 चीनी मिल और गोपालगंज में 3 चीनी मिल। याद रखिएगा, मतलब जो बिहार में कुल 11 चीनी मिलें हैं उनमें से यदि हम बात करें तो 7 चीनी मिल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों में सीमित हैं। पहला पश्चिमी चंपारण में 4 और गोपालगंज में 3। बाकी की अब जो 4 चीनी मिलें हैं ये अन्य आप कह सकते हो जिलों में विस्तारित हैं, मतलब अन्य 4 जिलों में विस्तारित हैं। तो चीनी मिल का यदि हम बात करें बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से, बिहार के कृषि भूमि की क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चीनी मिलों का जो विस्तार है बहुत ही ज़्यादा नहीं है, सीमित है आप कह सकते हो। चीनी प्राप्ति का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 10.37% से बढ़कर 10.72% चीनी का उत्पादन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सीमित मात्रा में उत्पादन बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक चीनी की प्राप्ति नरकटियागंज चीनी मिल से हुई थी। याद रखिएगा, वर्ष 19-20 में सबसे ज़्यादा चीनी की प्राप्ति जो थी वो नरकटियागंज चीनी मिल से हुई थी। यह भी एक फैक्ट है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह से आप उत्पादन की दृष्टि से हर चीज़ को याद रखते हैं, इसी तरह से यहाँ भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा चीनी का जो उत्पादन हुआ, प्राप्ति हुई जिस चीनी मिल से, वो है नरकटियागंज चीनी मिल, ये आपको पता होना चाहिए। तत्पश्चात हरिनगर चीनी मिल का स्थान दूसरा आता है। बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित है कहाँ पे? रोहतास एवं औरंगाबाद में। उर्वरक उद्योग है श्री कृष्ण उर्वरक लिमिटेड मुजफ्फरपुर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के उद्योगों का यदि हम बात करें, कमिश्नर के कार्यालय पटना में स्थित है। जो बिहार के उद्योगों का जो नियंत्रण करने वाले हैं कमिश्नर, उनका जो ऑफिस है वो पटना में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। यह केंद्रीय सार्वजनिक इकाई है जो 13 अगस्त 2008 के बाद से रेल मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पूर्व यह भारी उद्योग एवं सार्वजनिक संयंत्र मंत्रालय के अंतर्गत आता था। तो याद रखना है कि भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? बिहार में मोकामा में है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, बिहार में सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन होता है वो टसर प्रकार के रेशम का होता है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन टसर प्रकार के रेशम का होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा संसाधनों की बात आती है। ऊर्जा संसाधनों के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ठीक है। बहुत सारे ऊर्जा जो संयंत्र हैं जो अभी बनने वाले हैं, ये तो आपका समझ लीजिए हथकरघा उद्योग की बात हो गई कि भागलपुर में क्या बनता है, बांका में क्या बनता है, गया से आप क्या प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मैंने बोल दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्राप्त कर सकते हैं जब ये वीडियो बन रही है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनने के 6 महीने बाद देखो और फिर आप पीडीएफ की बात करो, तो प्लीज़ 6 महीने बाद पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। आज यदि आप देखते हो, 1 से 2 दिन, सप्ताह के अंदर देखते हो, तो आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि साल भर बाद देखो फिर पीडीएफ की मांग करो, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा की बात है। तो सिर्फ और सिर्फ जब तक आपका नया बजट नहीं आ रहा है तब तक के लिए चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। सारी की सारी जो फैक्ट इसमें आप देख रहे हो कहीं ना कहीं बजट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यदि हम ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से मांग क्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली की खपत है, सबसे कम बिजली की खपत वाले ज़िले और सबसे ज़्यादा बिजली की खपत वाले ज़िले यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ ताप और जल विद्युत परियोजनाएँ यहाँ पे दी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से नई बन रही हैं, किसके कितने काम प्रगति पर हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो इसको आप देख सकते हो। इसमें क्या रहना चाहिए कि जो इकाइयां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रुक गया। कि राजौली नामक स्थान है। राजौली में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड का एक
आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही साथ बिहार परमाणु विद्युत संयंत्र वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा। मतलब अभी तक बिहार में जो है परमाणु विद्युत संयंत्र नहीं लगाया गया था, लेकिन अब बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है और बिहार के राजौली नामक स्थान पर यह परमाणु विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और बिहार देश का 7वां राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे कारखानों के बारे में दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बारे में यहाँ पे दी हुए हैं। ये सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं। जो चीज़ें नहीं मिलती थी उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दे दी, क्योंकि बजट से चीज़ों को जोड़कर लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा टफ होता है, उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांक हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो ज़्यादातर जानकारियाँ थी उसकी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सूचकांक हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उसको देख सकते हो। इसके साथ साथ इसी में आपको एक सूचकांक और मिल जाएगा, बिहार में भारत का मुख्य सूचकांक। इसमें आप देख सकते हो शहरी ग्रामीण जन्म दर मृत्यु दर क्या है, कहाँ पे क्या है, उसको आप देख सकते हो। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जब हम सेंसस कराएंगे, सेंसस हम देखेंगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को देख लेंगे। जब भारत का सेंसस देखेंगे वहाँ पर बिहार से संबंधित जानकारी को लेकर जनगणना जब हम पढ़ेंगे बिहार की, तो वहाँ पर चीज़ों को देख लेंगे। आज का जो उद्देश्य था वो था कि हम बजट को किस तरह से देखते हैं और बजट में किस तरह से हमने कृषि को जोड़कर देखा, किस तरह से उद्योगों को जोड़ के देखा, उसकी जानकारी हमने यहाँ पे किया है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे बजट में कितने का बजट रहा है, कितने करोड़ का, उसके बारे में कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आज की जो चर्चा है वो समाप्त होगी। तो सबसे पहले अब हम आ जाएंगे बजट पे कि बजट कितना है, क्या था। बस शुरू होने वाला है सर, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, क्योंकि लगभग 80 पेज की PDF है तो चीज़ें हो जाती हैं। सत्तर से 80 पेज की PDF है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको बजट बहुत ही, आप कह सकते हो बजट का पूरा सार इसमें दे दिया गया है, कहीं से भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बजट, यदि आपका परीक्षा बजट के मतलब मार्च माह के पहले होता है तो आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। मार्च के बाद होता है यदि, तो निश्चित रूप से जो नया बजट आएगा उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे अब हम एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ फैक्ट जैसे बोला गया है, 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट 2021-22 का पेश किया। वित्तीय वर्ष 21-22 का कुल व्यय बजट अनुमान यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2,18,302 करोड़ रुपए का था। कितना था बजट अनुमान? 2,18,302 करोड़ रुपए का बजट अनुमान था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से 6,541.21 करोड़ ज्यादा है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2021 का बजट अनुमान कितना था? 2,11,761.49 करोड़, और 2021-22 का कितना हो गया? 2,18,302.70 करोड़। ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान जो है वो है 1,17,783 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,05,995 करोड़ रुपए से 1,17,000 करोड़ रुपए से 11,788 करोड़ रुपए अधिक है। तो यहाँ पे जो बजट अनुमान है वो दिया गया है। कुल कितना जो बजट अनुमान था वो पेश किया गया था बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर दत्त द्वारा। उसकी बात यहाँ की गई, तारकिशोर प्रसाद द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसकी बात की गई थी। तो सिर्फ यहाँ पे जो आपको एक आंकड़ा याद रखना है वो कुल व्यय बजट अनुमान, ये वाला आंकड़ा याद रखना है, 2,18,302.70 करोड़ रुपए। आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना है जो 2020-21 में पेश किया गया था, 2,11,761.49 करोड़ रुपए। इतना यदि आप याद रखते हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है
आगे आपको देखने को मिलता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,05,262 करोड़ रुपए से 5,262 करोड़ रुपए कम है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजट प्रावधान, यहां पे आपको याद रखना है, कुल बजट प्रावधान 4,671 करोड़ रुपए है। किसमें? सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 22 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, और इसमें निश्चय 2 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत जो 2021-22 के लिए बजट में प्रावधान किया गया वो 4,671 करोड़ रुपए का किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 1,77,071 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021 के कुल बजट अनुमान से 12,320 करोड़ रुपए अधिक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये आपको याद रखना है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय या सुशासन के कार्यक्रम 20 से 25 के बीच के लिए जो 2021-22 के लिए जो बजट का आवंटन किया गया वो 4,671 रुपए है। तो इसी तरह से कुछ फैक्ट आपको याद रखने होते हैं, पूरा जानकारी नहीं याद रखनी होती है और हम इतना याद भी नहीं कर सकते, इतना फैक्ट हम याद भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि बजट का जो खर्च है स्कीम वार यदि हम विभाजन करें तो कहाँ पे हो रहा है। तो इस बजट में यदि आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्कीम का उद्व्यय हो रहा है वो शिक्षा पर हो रहा है, और शिक्षा पे यदि हम बात करें तो 21,939 करोड़ रुपए हो रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में दिया गया है 16,782 करोड़ रुपए, फिर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 8,190 करोड़ रुपए। तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि जो विभागवार आप कह सकते हो उद्व्यय हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ इतना याद रखना है, शिक्षा विभाग पर हो रहा है, और कितना? 21,939 करोड़ रुपए। दूसरा कहाँ पे खर्च हो रहा है? ग्रामीण विकास विभाग, और इस पे कितना हो रहा है? 16,782। स्वास्थ्य विभाग अक्सर पूछा जाता है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है? 6,927 करोड़ रुपए, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर, और सबसे कम यदि हम बात करें तो सबसे कम में यदि आप देखोगे तो लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग जो है उस पर खर्च हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, कितना अमाउंट खर्च हो रहा है वो आपको याद होना चाहिए। स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है वो अमाउंट याद आना चाहिए, और इस तरह से चीज़ें आप आगे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा कि रुपया आता कहाँ से है, कहाँ जाता है, वो पूरी चीज़ें ग्राफ के माध्यम से इसमें बताई गई हैं। तो उसको स्वयं से कर लीजिएगा। और जो मुख्य चीज़ थी कि किस प्रकार से आप कृषि को बजट से जोड़ोगे, किस प्रकार से आप उद्योग को बजट से जोड़ोगे, किस प्रकार से आप ऊर्जा संसाधन को बजट से जोड़ोगे, उसको मैंने करा दिया है। तो वहाँ से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अब यदि जनसंख्या से संदर्भ में कुछ बचा हुआ है तो जब बिहार की जनसंख्या हम पढ़ेंगे वहाँ पर उन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि बिहार के भूगोल के अंतर्गत हमने उसको देख लिया है, उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है। यदि आप सबका सहयोग रहा तो आगे आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे बिहार में पर्यटन बची हुई हैं, बिहार की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है, बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के साथ साथ बिहार में कुछ प्रमुख स्थान भी हैं जो ऐतिहासिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण हैं, आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसी तरह से बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हमारा प्रयास है, जैसे मैंने आपको बोला था, कि अब विगत वर्षों के प्रश्नों की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करना है, और उसमें मैथ आज आपके लिए रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन अभी क्योंकि एक वीडियो आज आपके लिए जा रही है तो जो मैथ की वीडियो है वो आपको कल मिल पाएगी। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।